गुड आफ्टरनून सौरभ, प्रीति, श्रीनाथ, कुलदीप, मोनू, नेहा, सौरभ, नमस्कार सभी को। जय हिंद तेजिंदर, मोनू, दीप, कुलदीप, श्रीनाथ, प्रीति, स्वीटी, सौरभ। फर्स्ट टाइम मूवीज। आ रही है आवाज? साउंड चेक, वॉइस चेक, क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है अब वॉइस आ रही होगी। यस, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे कि आप जानते हो कि आज का जो हमारा क्लास है वो मैंने ईयर पे रखा हुआ है, यानी अपने कानों पे रखा हुआ है। तो लेट्स गाइस, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत बच्चे साउंड 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 साउंड। ओके, तेजिंदर कह रहे हैं कि सर आवाज आ रहा है। कुलदीप कह रहे हैं कि आवाज नहीं आवत बा। कुलदीप अब आवाज आवत बा, आई गेस, है ना? ओके, चलिए चलिए गाइस। ओके, तो आई गेस, चलिए तो सर एनटीपीसी वाली बैच में ऐसे ही ट्रैफिक वाइज करवा दीजिए, एमसीक्यू करवाइएगा। बेटा एमसीक्यू वाइज ज़रूर करवाएंगे, लेकिन आपने देखा आज के सुबह में जो मैंने बैच लिया था उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं मिस्टेक कर रहे थे, हद से ज़्यादा मिस्टेक कर रहे थे। आज 30 सवाल मैंने बस डिस्कस करे थे बैक्टीरिया में, और उसी 30 सवाल में सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, सरेंडर कर दिए थे। उससे क्या हमें जानने को मिलता है? उसे हमें जानने को ये मिलता है कि बेटा सिर्फ बात एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने की नहीं होती, सिर्फ बात ये नहीं होता कि आप किसी एक रेस्पेक्टिव एकेडमी से या इंस्टीट्यूशन से प्रिपेयर करते हो, या बात इस बात की भी नहीं होती कि आपके अंदर जोश और जज्बा भरा हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इसके साथ बेटा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का अपना एक देखो काम तो है। तो यू हैव टू डू दैट हार्ड वर्क, और उस हार्ड वर्क को लगातार करने के लिए, लगातार अप्लाई करने के लिए हम टीचर्स रोजाना आपके साथ जुड़े रहते हैं। और देखिए, और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। हाँ, साइंस के रिलेशन में आप सबको अभी तक तो यकीन हो ही गया होगा, मुझे उम्मीद है कि साइंस के सेक्शन में आप सभी को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं साइंस के रिलेशन में सुबह एसएससी पे और दोपहर में ये अपने डिफेंस अड्डा पे आप सभी के लिए रोज़ाना बैच लेके आ रहा हूँ, अलग अलग सेशंस और टॉपिक के साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को एकदम डिटेल्ड में हर एक इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि कोई भी सवाल ना रह जाए, ठीक है ना? और बेटा अभी आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल का जो महापैक आ चुका है, जो एसएससी सीजीएल का महापैक आ चुका है, वो भी आप ला के ले सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है ना? मेरा जो बैच है 23 अप्रैल को आ रहा है, आप लोगों को पता ही है कि 9 अप्रैल था, उसको पोस्टपोन कराया है मैंने। बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। आज का जो हमारा सेशन है ईयर पे, उसको हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है हमारा आपका ये जो सफ़र है लगातार, ये एक दिन एक बढ़िया रंग लाएगा, ठीक है? तो पूरे जोश के साथ मैं भी अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ, और आप भी पूरे जोश के साथ अब लग जाइए, और एक एक बातें ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। और बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देना, इतना आपसे एक बार रिक्वेस्ट, गुजारिश, या समझो तोहफा, समझो कुछ भी समझो, बस एक बार शेयर कर देना सेशन को, ठीक है ना? क्योंकि यूट्यूब पे क्लास लेने का मतलब ही होता है कि सेशन जितना दूर तक फैले उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना? अल्टीमेटली मैं नहीं, पर हमारी कंपनी तो बिजनेस कर रही है। मैथ पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन हमारी कंपनी बिजनेस के साथ साथ ये भी सोचो, बिजनेस कैसा है? एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जन जन तक ज्ञान फैलाया जा रहा है। अगर आपकी सिलेक्शन इसी बिजनेस की वजह से हो रही है, आई थिंक दिस इज अ वर्थ बिजनेस। ये बिजनेस फिर सबसे सही बिजनेस है, ठीक है ना? तो इस चीज को बढ़ाने के लिए, हम सब टीचर को मोटिवेट करने के लिए, गाइस एक बार सेशन शेयर कर देना। और आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट सेशन। किस पे? ईयर पे। ईयर पे यानी कि कान। तो बेटा कान का दूसरा नाम कोई बता सकता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कान? ये मत कह देना सर ईयर। बेटा ईयर को हिंदी में कान कहते हैं, लेकिन कान को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो उसे हम क्या कहते हैं? कैन एनीबडी से? कान को अगर हम दूसरे नाम से बुलाएं तो वो किस नाम से जाना जाएगा? जल्दी से बताइए। सपना जी, यूपीएससी के लिए बेनिफिशियल एकदम है, क्यों नहीं है? आप समझ लो कि यहाँ पे डिफेंस पे जितने भी एग्जाम्स, डिफेंस पे जितने भी क्लासेस में लेता हूँ ना, वो समझ लो कि मैं यूपीएससी के रिलेटेड ही लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी देता हूँ एकदम डिटेल में देता हूँ। एसएससी पे जो क्लासेस होती हैं, एसएससी अड्डा पे जो सुबह क्लासेस होती हैं, वो थोड़ी वन डे एग्जामिनेशन, मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवेज को ही फोकस होकर क्लास होती है। आपको डिटेल में जो स्टडी कराई जाती है वो डिफेंस पे कराई जाती है। तो डिफेंस वाले एग्जामिनेशन में जैसे सीएपीएफ हो गया, ये सब जो एग्जामिनेशन, एनडीए हो गया, इसमें जो पूछा जाता है वो काफी डेप्थ में पूछा जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट वो कमीशन्ड ऑफिसर्स बनाता है। अशोक दे देगा भाई साहब डायरेक्ट आपको, ठीक है ना? तो उस चीज का अपना एक वैल्यू तो है ही। तो एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, है ना? तो जल्दी से मैंने पूछा था कि व्हाट इज, कुलदीप गुप्ता सर बायोलॉजी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। सर बेटा एक बार स्ट्रैटेजी आप चाहते हो बताने के लिए, तो मैं स्ट्रैटेजी भी आपको, हाँ हाँ एकदम इनफ होगा, सपना एकदम टेंशन ना लो, ठीक है ना? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एकदम इनफ होगा। और अगर आपने ये क्या नाम है, सी ए पी एफ वाली बैच अगर आप लिए हो,
तो सीएपीएफ वाले बैच में मैं अभी साइंस एंड टेक भी पढ़ा रहा हूँ, पेड बैच जो है उसमें साइंस एंड टेक में अभी मैंने अचीवमेंट्स ऑफ साइंस इन द फील्ड अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड साइंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर लेटेस्ट जो हमारे पर्सनालिटीज़ हैं, जो हमारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, उनके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है। और आने वाले जो वीक में फ्राइडे और सैटरडे होगा उसमें स्पेस रिसर्च के बारे में बात की जाएगी। जितनी सारी हमारी एजेंसीज हैं दैट वर्क्स अंडर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक मार्केटिंग आर्म मैंने बताया था एंट्रिक्स, और जो हमारा वर्किंग आर्म है वो है इसरो। हमारे जो स्पेस कमीशन है, जो हमारे भारत का स्पेस कमीशन है, उसके दो यूनिट्स हैं, एक है इसरो और एक है एंट्रिक्स। तो स्पेस कमीशन का जो मार्केटिंग आर्म है वो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर 6 एजेंसीज हैं और बाकी ऐसे 13 एजेंसीज हैं जो इसरो के अंदर काम करती हैं। ये दोनों मिलके हमारे पूरे स्पेस सेंटर को कंट्रोल करता है, और जितनी भी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, लैंड टू एयर मिसाइल्स, सरफेस मिसाइल्स, मतलब हमारे डिफेंस सेक्टर की जो खासियत है, जो हमारा पहचान है, चाहे वो रॉकेट सेक्शन हुआ, रडार सेक्शन हुआ, हमारे युद्ध पोत हुए, चाहे हमारे वाटर क्राफ्ट्स हुए, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट्स हुए, चाहे हमारे ग्राउंड फोर्सेस हुए, उन सारी बातों के बारे में एक एक मिसाइल जो हमारे इंडिया में है हमारे पास, चाहे वो अग्नि हो, धैर्य हो, विजेता हो, एक एक मिसाइल के बारे में, एक एक का रेंज, एक एक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और बाद में जैसे ही थोड़ा आप लोग का ये साथ मिले, जैसे क्योंकि देखो अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मुझे अड्डा पे आए, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप लोग को देता रहूं। मैं साइंस एंड टेक के भी फ्री सेशंस जल्दी जल्दी मैं यूट्यूब पे लाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग का साथ बना रहे, ठीक है। तो जितने लोग, आकाश सिंह जी नमस्कार, हेलो, यस। तो कुलदीप गुप्ता का सबसे पहले रिस्पॉन्स आया है कि ईयर इज ऑल्सो नोन एज स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन, स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन, ठीक है। पहले अभी ईयर के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं एक बार पूरा स्ट्रैटेजी है जो एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सीएपीएफ के जो पूरी स्ट्रैटेजी है एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सीएपीएफ एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी है एक बार डिस्कस कर दूंगा। जिस एग्जाम का हमारा क्लास सेशन चल रहा होगा उस सेशन के बारे में मैं स्ट्रैटेजी और प्लान एक बार जरूर डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लेना। कल 9 बजे जो सेशन है एसएससी अड्डा पे, वैसे तो मैंने फंगी बोल रखा था, लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे, मैक्सिमम ऑफ द बच्चे अवगत ही नहीं है कि क्या आने वाला है, वो एक होड़ में, एक क्रेज में चल रहे हैं कि हाँ भाई एग्जाम देना है, फॉर्म भरा है, इसमें इतने पैसे मिलेंगे, इतने उससे। यार ऐसे नहीं होता। वी नीड अ सर्टेन स्ट्रैटेजी एंड वी नीड अ सर्टेन प्लान एंड वी नीड टू नो द सिलेबस, कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है, इन तीनों का पूरा जो मेल है मैं कल 9 बजे आपको पेश करने वाला हूँ। तो कल स्ट्रैटेजी और प्लान जानिएगा अपने रोज के होने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में। तो एनटीपीसी का कल स्ट्रैटेजी और प्लान मैं कल बताने वाला हूं 9 to 10। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो जनरल साइंस की जितनी भी सिलेबस है ना वो कल आपको वहां डिस्कस हो जाएंगी, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद परसों मैं फंगी डिस्कस कराऊंगा और उसके बाद एमसीक्यू उसके ऊपर होंगे, तो वो तो ऐसे ही चलेगा 9 to 10 रोजाना सुबह। और 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ जो आपकी सीएपीएफ की कोर्स चल रही है उसमें मैं क्या करूंगा, अभी कंटेंट के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि एक बार कंटेंट स्ट्रांग हो जाए ना तो फिर हम रेडी होंगे अपने किसी भी तरह के सवाल के जवाब देने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ईयर को। ईयर इज ऑल्सो नोन एज अकाउस्टिक ऑर्गन और दे आर ऑल्सो नोन एज फोनोरिसेप्टर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज फोनोरिसेप्टर्स, और वो किस नाम से जाने जाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोनोरिसेप्टर्स, फोनोरिसेप्टर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोनोरिसेप्टर्स, ठीक है ना। ध्वनिग्राही भी होते हैं ये, फोनोरिसेप्टर्स का मतलब होता है ध्वनिग्राही, they are called phonoreceptors, they are called phonoreceptors, clear है बच्चों। तो they are also called phonoreceptors, ear, ठीक है ना। अगर इसके बारे में और कुछ कहा जाए तो बेटा जितने भी हमारे वो जीव हैं जिनके पास मेरुदंड है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव वन पेयर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि कान किनके पास होता है तो आप कहोगे जिनके पास मेरुदंड होगा यानी स्पाइनल कॉर्ड होगा, जिनके पास वर्टिब्रेट मतलब क्या, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच पोजेस वर्टिब्रल, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच possess, those organisms which possess vertebral column, those organisms which possess vertebral column are called vertebrates। तो जिनके पास मेरुदंड है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे सबके पास एक जोड़े क्या होंगे, वन पेयर ऑफ ईयर्स होंगे। कहां होंगे,
बैक ऑफ देयर आईज, 1 ईयर बैक ऑफ देयर आईज। लोकेशन देखिए कहां होता है, हमारे कान कहां लोकेटेड होते हैं, हमारे आंखों के पीछे। अब आप कहोगे कि सर हमारे कान तो यहां दिख रहे हैं। बेटा ये कान आपको, ये कान नहीं है, ये आपका कान का पिन्ना है, एक्सटर्नल पिन्ना है। आपके ईयर के 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। बाह्य कान, मध्य कान और अंतः कान। इन तीनों के बारे में एक एक करके आराम से बताऊंगा। जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे बन सकते हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकट हो, कोई भी हो। हर एक सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट्स क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से थम्स अप रेस करेंगे, फिर आगे बात बढ़ाई जाएगी। बेटा रिप्लाई देने में थोड़ी सी भी गलती मत करना, हिचक मत करना। तेजिंदर जी सीआईपीएफ की भी स्ट्रैटेजी बना दूंगा। सौरभ जी बेटा एकदम हिंदी देखिए, एकदम प्योर हिंदी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ अंग्रेजी बोल रहा हूँ। और देखो खाली हिंदी इंग्लिश अगर आप करोगे ना तो थोड़ा ये समझिए, एक तो ये सीआईपीएफ का बैच है, ठीक है ना, ये एक तो ये कमांडेंट बनने वाली बैच है। बेटा थोड़ा अंग्रेजी तो आपको आना चाहिए ना, इतना ट्रांसलेशन तो आपको साथ साथ करना होगा। अगर मैं अंग्रेजी हिंदी में रह गया तो मैं आपको क्या कंटेंट बताऊंगा, आप खुद सोचो ना। 45 मिनट के फ्री सेशंस में मैं आपको कितना कंटेंट बता पाऊंगा? तो बेटा पूरा कंटेंट हिंदी इंग्लिश जानने के लिए आपको या तो पेड बैच ज्वाइन करना है। बात हिंदी इंग्लिश की नहीं होती, भाषा तो आप बाहर पढ़ते ही हो, अंग्रेजी और हिंदी। ट्रांसलेशन, अनुवाद करना आपको खुद आना चाहिए। फिर भी मैं सारी बातें अंग्रेजी में लिख के समझाता हिंदी में ही हूं, अंग्रेजी में भी हूं, दोनों भाषाओं में समझाता हूं। लेकिन अगर मैं लिखने में भी समय बर्बाद करूं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि सर पीपीटी बना के लाओ, तो बेटा पीपीटी बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं डायरेक्ट आपको प्रिंटेड चीज ला के दे दूं। लेकिन वही बात हो जाएगी किताबी ज्ञान, तो फिर किताबी ज्ञान फिर क्या फायदा? आप ऐसे समझो ना जैसे मैंने समझा है, उससे क्या होगा, आप अपने हर एक सब्जेक्ट में क्या होगे, निपुण हो जाओगे। यू विल बी एक्सपर्ट इन योर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। जो भी टीचर है देखना कोशिश करते हैं कि वो अपने हाथों से लिख के पढ़ाएं, चाहे जितने बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे आज भी दे डू नॉट यूज पीपीटीज। पीपीटी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सवालों को कराने के लिए। सवाल है तो लगातार किए जा रहे हैं, ऑप्शंस दिखे जा रहे हैं, 4-4 ऑप्शंस है और उसको डिस्कस किया जा रहा है, उसके लिए पीपीटी होता है। अगर मैं कंटेंट के लिए पीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूं मतलब मैं आपको रटवा रहा हूं, तो दैट इज नॉट द थिंग। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करें और मजा आएगा। समझ में ना आए तो मैं यहां बैठा हूं, हर एक पॉइंट पूछो जो समझ में नहीं आ रहा है कि सर इस लाइन को समझा दो, उसके लिए मैं यहां पे बैठा हूं। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करें। तो ईयर के बारे में मैंने बताया कि कान को हम स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम फोनो रिसेप्टर्स यानी ध्वनिग्राही भी कहते हैं। फिर मैंने बताया कि जिन जीवों के पास मेरुदंड होगा उनके पास एक जोड़े कान होते हैं, कहां पे? हमारी आंखों के पीछे। इसका मतलब जो असली में जो हमारी कान है वो कहां है? ठीक हमारी आंखों के पीछे है। क्लियर है बच्चे? हाँ या ना? जल्दी से एक बार रिप्लाई करो, शांत हो जाते हो आप। हाँ जी, एकदम बाइलिंगुअल है। गॉट इट? यस। नौशाद सिद्दीकी नमस्कार। तेजिंदर, आकाश, हिमांशु त्यागी। हाँ वही यार, वही बात है कि बच्चे तो मानेंगे नहीं और टाइम बहुत लिमिटेड होता है। सौरभ जी ग्रुप डी के बारे में क्यों नहीं बोलता? अभी एनटीपीसी स्टार्ट हो गया है ना? चलिए। वेद प्रकाश जी, क्षितिज गुरु, मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम मींस मेरुदंड, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और उसके साथ जो रिब्स वगैरह अटैच है वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। ठीक है, चलिए अगली बात है, आगे बढ़े। अगर हमसे हमारे कानों के फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो हमारे कान के फंक्शन क्या होंगे भाई? व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ईयर? अगर हमारे कानों के कार्यों के बारे में पूछा जाएगा, फंक्शन ऑफ ईयर्स यानी कान के कार्य। अब ये है, दिस इज व्हाट, दिस विल टेक टाइम, और कुछ नहीं। थोड़ा हिंदी इंग्लिश लिखने में दिक्कत हमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा समय वेस्ट होगा। कान का काम क्या है? टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, शरीर की समस्थिति, शरीर की समस्थिति को बनाए रखता है, शरीर की समस्थिति को बनाए रखता है। याद रखना, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी ऐसा, जैसे समझ लो आप चल रहे हो, अचानक से बॉडी ऐसा स्लिप किया, तो उस समय सबसे पहले जो ऑर्गन समझता है आपके बॉडी के डिसबैलेंस होने की अवस्था को, वो है आपके कान। ठीक है ना? तो हमारा कान जो है एक तरीके से क्या कर रहा है? हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। दूसरी बात, दूसरा क्या होता है? टू रिसीव साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के लिए। टू रिसीव साउंड वेव्स, इसे अगर हम हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे? ध्वनि तरंगों को
ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के लिए, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के लिए, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के लिए। आप बच्चे देख पा रहे हो समय का नुकसान? क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है, मैं नुकसान इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं समझ रहे हो, आप ये भी समझ रहे हो और ये भी समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर आप 15-15 सेकंड कम से कम इस पे और इस पे भी वेस्ट ही है, ठीक है, बट कोई नहीं, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। तो फंक्शन ऑफ ईयर्स के बारे में मैंने बताया क्या है, टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, यानी शरीर की समस्थिति को बनाए रखता है, और साथ ही साथ टू मेंटेन साउंड वेव्स, ठीक है ना। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सर इनमें से मेन फंक्शन कौन है, अगर कोई इनमें से ये पूछ दे कि सर इनमें से मेन फंक्शन कौन है, तो बेटा याद रखना ईयर का जो हमारा मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य जो है वो क्या है, हमारे शरीर को बैलेंस करना, ना कि ये साउंड वेव्स को रिसीव करना। इट इज कॉल्ड मुख्य कार्य, मुख्य कार्य। क्लियर है बच्चे? यस। वेद प्रकार 26 बोन नहीं होती, सपना 6 बोन होती हैं, 6 हड्डियां होती है, 3 जोड़े। वेद सपना, बॉडी बैलेंस कैसे होता है, जो साउंड वेव्स होता है ना, जैसे वो रिसीव होता है, जैसे साउंड वेव रिसीव होता है, हमारी जो कान की हड्डियां है ना, वो उसमें सबसे छोटी मांसपेशी भी है। मैं बता रहा हूं कि जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ, इसमें देखिए स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी कैसे करता है ये भी देख लीजिए। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर बात हो तो उसका नाम क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो सबसे छोटी अस्थि है उसका नाम है स्टेप्स, STAPES। और ये क्या है, एक ईयर ऑसिकल है, कान की हड्डी है, ईयर ऑसिकल। ऑसिकल किसे कहते हैं, जब हड्डी बहुत छोटी हो तो उसे ऑसिकल कहते हैं, वरना बोन कह देते। अब इस टेप से जुड़ा हुआ जो मसल है, उस मसल का नाम है स्टपीडियस मसल, STAPEDIUS, स्टपीडियस मसल, स्टपीडियस मसल, ठीक है ना। अब ये जो स्टपीडियस मसल है ये स्मॉलेस्ट मसल है, चूंकि हड्डी सबसे छोटी है तो इससे जुड़ी मांसपेशी भी सबसे छोटी ही होगी। तो अगर सबसे छोटी मांसपेशी की बात की जाए तो वो है स्टपीडियस मसल। अब आप सोचिए, मैंने जब आपको मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था मसल के अंदर बहुत तरीके के एंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, आइसोट्रोपिक लाइन, अनआइसोट्रोपिक लाइन, जेड लाइन, सबके बारे में बताया था, सार्कोलेमा, सार्कोमियर, एपिमाइसियम, पता नहीं आप सबको याद है कि नहीं। तो हमें यह समझना है कि मसल का खासियत क्या होता है, किसी भी मसल की खासियत क्या होती है। मसल की खासियत यह होती है कि उस पर कुछ खास गुण होते हैं। क्या? एक तो उसमें एक्साइटेबिलिटी है, मतलब जल्दी ही एक्साइट होते हैं, ठीक है ना, जल्दी ही उत्तेजित होते हैं। साथ ही साथ उनमें एक सिकुड़ने की प्रवृत्ति रहती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी सिकुड़ने की भी प्रवृत्ति होती है। और तीसरी उनकी प्रवृत्ति होती है इलास्टिसिटी यानी लचीलेपन का। तो बेटा आप ध्यान से सोचिए कि जो लचीलेपन के बारे में बात करें या सिकुड़ने के बारे में बात करें या एक्साइटेबिलिटी के बारे में बात करें, ये जो तीनों चीज मसल की खासियत है वो किसी भी मसल में होगी। तो हमारे कान की जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है शरीर में, उससे जुड़ा हुआ जो मसल है उसमें भी ये तीनों खासियत होंगे, हाँ या ना होंगे। तो जैसे ही आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा, मतलब आपके शरीर के अलग अलग मांसपेशियों में क्या होगा, एक्साइटमेंट थोड़े देर के लिए आएगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी तुरंत होगा आपके बॉडी के पूरे बॉडी के हिस्से को बचाने के लिए, और साथ ही साथ वो स्ट्रेच भी करेंगे यानी उनमें लचीलापन भी आएगा। तो जो सबसे छोटा होगा मसल, उसमें बाकी मसल के रेस्पेक्ट में जल्दी स्टिमुलस यानी चेंजेस दिखेंगे, बदलाव देखने को मिलेंगे, हाँ या ना। अब समझ लो जांग की हड्डी या फिर हमारे पुट्ठे का जो मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हमारे कुलास्ती के ऊपर जो मसल है वो सबसे बड़ा मसल है जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट मसल की अगर बारे में बात की जाए, लार्जेस्ट मसल के बारे में बात की जाए तो वो कहां है भाई, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस आपके पुट्ठे पे, मतलब कुल्हास्ती के ऊपर। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें जो एक्साइटेबिलिटी होगा, इसमें जो इलास्टिसिटी होगा वो बहुत कम होगा, और जो सबसे छोटा मसल होगा उसमें यही एक्साइटेबिलिटी, यही कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और यही इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा रेट से होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इसीलिए सबसे पहले हमारे शरीर के डिसबैलेंस होने को कौन समझता है, हमारे आंख, हमारे कान से जुड़ा हुआ ये छोटे हड्डी के से जुड़ा हुआ जो छोटा मसल है स्टपीडियस मसल। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा ईयर हेल्प्स इन बॉडी बैलेंसिंग। बेटा सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, ठीक है। इतनी डीप में बातें कहीं नहीं बताई जाती, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, एनालॉजी क्लियर रहे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। टोटल नंबर ऑफ बोन सचिन बेटा 3 जोड़े हैं यानी 6 हैं। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि कैसे और क्यों होता है, ठीक है। अगला बात, अगर आकार के हिसाब से देखें, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो स्ट्रक्चरली यानी आकार आकृति के हिसाब से स्ट्रक्चरली ईयर इज डिवाइडेड स्ट्रक्चरली ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्ट्रक्चरली ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में विभाजित है, ठीक है ना। आकृति के हिसाब से कान जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसे हिंदी में लिख नहीं रहा हूं यार बेटा, मुंह से बोल रहा हूं, बस इस बात को समझो। आकृति के हिसाब से जो हमारे कान है 3 भागों में विभाजित है, ठीक है ना। पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं बाह्य कान यानी एक्सटर्नल ईयर। दूसरा जो सेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल ईयर यानी मध्य कान। और तीसरा जो सेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ईयर। क्लियर बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अगर एक एक करके हम स्टडी करें तो सबसे पहला हमारा क्या होगा टॉपिक, एक्सटर्नल ईयर यानी कि बाह्य कान, ठीक है। अब एक्सटर्नल ईयर के बारे में बातें करेंगे कि एक्सटर्नल ईयर मतलब क्या, बाह्य कान मतलब क्या, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि आपका जो ये बाहर वाला हिस्सा है जिसे आप कान कहते हो बेटा, वो हकीकत में कान नहीं है, वो भी 2 भागों में विभाजित है। लेकिन पहले एक्सटर्नल ईयर है क्या उसके बारे में जानता हूं, ठीक है ना। पहली बात की इट इज द आउटर पार्ट ऑफ ईयर, बाहरी भाग है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ ईयर। सबसे पहला चीज तो ये क्लियर है। दूसरा, अगर बाह्य कान के बारे में हम ये बात करें तो ये कह सकते हैं कि जितने भी स्तनधारी हैं यानी मैमल्स हैं, आप ध्यान से देखो, अगर आप सांप को देखो, मछली को देखो, या उभयचर को देखो, या पक्षियों को देखो, तो इनके कान ढंग से डेवलप्ड हैं क्या, उनके कान ढंग से डेवलप नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप स्तनधारियों को देखो तो उनके जो एक्सटर्नल ईयर है यानी बाह्य कान है वो बढ़िया से डेवलप है। मैं बाहर वाले कान की बात कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल जो ईयर पिना है, तो कहा जाता है कि ये पहले तो बाहरी भाग है कान का, और दूसरी बात स्तनधारियों में यानी मैमल्स में इट इज वेल डेवलप्ड। सो हम क्या लिख सकते हैं अंग्रेजी में, हम ये लिख सकते हैं इट इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स ओनली, इट इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स ओनली। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें ये अच्छे तरीके से क्या होता है, डेवलप्ड हुआ होता है। इट इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स ओनली। क्लियर है बच्चा, आगे देखिए। अब एक्सटर्नल ईयर जो है, ये जो बाह्य कान है, इनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल पिना, इट हैज 2 पार्ट्स। एक्सटर्नल ईयर के भी 2 भाग होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पिना, या हम उसको ईयर पिना के नाम से भी जानते हैं, ईयर पिना के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा ईयर कैनाल, दूसरा होता है हमारा ईयर कैनाल, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल पिना क्या है और ईयर कैनाल क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो बेटा चेंज करूं शीट को, हाँ देखिए, अगला देखिए। अगर मैं ईयर पिना के बारे में बताऊं, सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, ईयर पिना के बारे में। व्हाट इज ईयर पिना। तो बेटा ईयर पिना क्या है, ध्यान से देखिए। ईयर पिना का मतलब क्या हुआ, जो बाहर ये पर्दे की तरह दिख रहा होता है ना, उसे हम ईयर पिना कहते हैं। तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब हाथी का देखोगे तो बहुत बड़ा है, हमारा देखोगे तो छोटा है, एक छोटे से बच्चे को देखोगे तो और छोटा है, बकरी के बच्चे का देखोगे तो वो भी छोटा है ना। लेकिन बकरे को देखोगे तो बहुत बड़ा कान है। तो हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि इट मे बी स्मॉल और लार्ज, मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इट मे बी स्मॉल और लार्ज। कैसा दिखता है भाई, देखने में तो ऐसा लगता है पंखे की तरह है, हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं इट हैज अ फैन लाइक स्ट्रक्चर, पंखे की तरह इसकी क्या है, आकृति है, पंखे की तरह दिखने वाली आकृति है। और भैया जब भी हम मैमल्स के बारे में बोलते हैं, जैसे अगर आप बचपन से, अगर मुझे वो बात याद आ रही है कि जब छोटे में, बचपन में वैसे सभी छोटे होते हैं, मैं ये कहने वाला था कि बचपन में जब छोटे थे हम, वैसे बचपन में सभी छोटे होते हैं सिवाय वो पा को छोड़ के, तो व्हाटएवर। तो दैट्स अ डिजीज, दैट्स अ मेटाबॉलिक ऑटो इम्यून डिजीज। उसके बारे में भी कभी बात करूंगा कि पा में वो जो अमिताभ बच्चन था, वो जो रोल किया था, व्हाट इज दैट डिजीज।
बहुत सारी चीजें बेटा, जब इम्यूनिटी, वैक्सीनाइजेशन और डिजीज सेक्शन पे आऊंगा ना, तो उस समय क्लासेस और भी थोड़ा मजेदार बनती हैं। खैर अभी तो आपके शरीर के अंगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा था वो ये है कि स्कूल के दिनों में जब निबंध याद करना मैंडेटरी होता था, हिंदी सब्जेक्ट में निबंध याद करना मैंडेटरी होता था, तो स्टार्टिंग में क्लास 1-2 में क्या आती थी, गाय टॉपिक आती थी, हमारा भारत ऐसा आता था, गंगा नदी, ऐसी सब छोटी छोटी टॉपिक्स आती थी। तो हम क्या थे, गाय है बहुत पूजनीय जानवर है, इसके 2 नाक, दो ऐसे कहते थे ना, 1 नाक 2 कान ऐसे कहते थे। तो मतलब उस किसी भी मैमल के बारे में, अपने बारे में भी हम बताते हैं तो ये स्पेशलिटी बताते हैं कि हाँ भैया हमारे पास 2 कान हैं, 1 नाक है जिसमें 2 छेद हैं, मतलब ये बताते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यह एक अभिलक्षण है स्तनधारियों का। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैमल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी अभिलक्षण है किसका, स्तनधारियों का। इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। ठीक है, अब जब ये बात आप कह दोगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो वही बात आ जाती है अपवाद की। क्योंकि देखो, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस। मैं आपको पहले बता देता हूं एक बात, मैं उसको अलग रंग में यहाँ लिख ही देता हूं तो ज्यादा बेहतर है। जो हमारा जीव विज्ञान है ना, वो अपवादों का अध्ययन है। बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा आपको मिलेगा ही। ठीक है ना, जैसे कभी कभी ऐसे भी सुना होगा आपने कि फलाने के घर में राक्षस जन्म लिया है। तो राक्षस बेटा कभी जन्म नहीं ले सकता कि इंसान के यूट्रस से, एक इंसान के गर्भ से यानी गर्भाशय से, ओवरी से कभी राक्षस नहीं पैदा हो सकता। होता क्या है कि कभी अगर समझ लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में होता क्या है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो फॉर्म होता है, और 3 महीना होते ही हृदय, हाथ पैर सब बन जाते हैं। इसका मतलब 3 महीने के पहले वाली जो स्थिति थी जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट रहती है, उसमें जो अंदर बच्चा होगा वो जेली लाइक होगा, यानी प्लाज्मा किस वाले स्टेट में होगा, ना सॉलिड ना गैस और ना लिक्विड ही ढंग से, मतलब एकदम ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। मतलब सॉलिड बन रहा होगा, गैसियस तो है नहीं, थोड़ा लिक्विड टाइप है, और थोड़ा जेली टाइप थोड़ा दिखेगा, सेमी सॉलिड कह सकते हो। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि देखिए ज़्यादा जो भी बढ़िया न्यूट्रिएंट रिच फूड हो वो खाइए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, फाइटिंग, रनिंग अप द स्टेयर्स, क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है कि जो जिस रूप में अंदर ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा होगा, आपके थोड़े झटके से हो सकता है कि जहां कान आना चाहिए वो छटक जाए और थोड़ा ऊपर आ जाए, नाक जहां आना चाहिए वो नाक कहीं और आ जाए। तो अब खुद बोलो कि अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में कोई बदलाव आ जाए, हमारे ही 2 आंख यहां है, एक आंख यहां रहता, दूसरा हमारे यहां चेस्ट के पास होता, हमारा गर्दन जो ऐसे है वो थोड़ा ऐसे फॉर्म हुआ होता, तो हम कैसे दिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम राक्षस की तरह दिखेंगे। तो ऐसी ही कभी कभी बदलाव स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में हो जाती है, तो लोग कह देते हैं कि राक्षस पैदा हुआ है, लेकिन वो होता इंसान ही था। माँ बाप के गलती से, या फिर इम्यूनिटी में अगर कोई ऑटोमेटिक इम्यूनिटी में भी कभी कभी बदलाव हो जाती है, उस बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो कभी कभी हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति में स्वयं से कोई बदलाव आ जाए, या फिर आप कह दो कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चों के शारीरिक ढांचे में अगर कोई बदलाव आ जाए, तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं, और ना ही वो राक्षस है, वो है स्तनधारी, ही इज अ मैमल, ही इज अ ह्यूमन, बट गलतियों की वजह से उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बदल जाता है। ठीक है ना? वही सब चीज हम फिर बाद में कैसे स्टडी करते हैं, अपवादों के सेंस में। अब जैसे कोरोना वायरस, तो वैसे एक ऐसा वायरस है जिसमें सबसे छोटा वायरस सर्दी पहुंचाता है, जिसे हम राइनो वायरस कहते हैं। और कोरोना वायरस का जो सबसे हायर रेट, मतलब सबसे खतरनाक जो वायरस है वो सार्स है। लेकिन ये जो अब की बार आया कोविड-19, वो समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को कि वो है क्या। समझ आ रहा है? तो अभी प्लेंटी ऑफ रिसर्चेस चल रहा है। मतलब ये क्या आया, एक अपवाद के रूप में आया ना भाई। जब कोरोना वायरस के फैमिली में सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाला वायरस राइनो वायरस था, जिससे आम सर्दी जुकाम होती है, और इसी फैमिली में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर सार्स था जो 2003 में फैला था, तो ये कोविड-19 क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो सार्स से भी ज्यादा खतरनाक है, और इसका जो ट्रांसमिशन का तरीका भी है वो थोड़ा अद्भुत और अलग है। ठीक है ना? मतलब इट इज इन्फेक्टिंग आवर नेजल पैसेज, फिर थ्रोट, और विद इन 7 to 8 डेज हमारे लंग्स और बाकी चीजों को, मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है और सीधे जान ले रहा है। मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बाद में पता चलेंगे। तो याद रखना, जीव विज्ञान में होने वाले हर एक अध्ययन में आपको अपवादें मिलेंगी।
तो जैसे कि हम कान के पिना के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम कान के पिना के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने 3 पॉइंट देखा कि ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता, साथ ही साथ इसके पंखे की तरह आकार है, और ये एक इंपॉर्टेंट अभिलक्षण है किसका, स्तनधारियों का। तो अपवाद कौन है भाई बेटा, अपवाद में है पहले व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या है, एक मैमल है लेकिन उसमें कान नहीं होते। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सील मछली की, सील मछली को आपने देखा होगा, तो सील मछली में भी कोई कान नहीं होता और वो भी क्या है, एक स्तनधारी है। तो याद रखना अपवाद के कंडीशन में आप व्हेल और सील को ले सकते हो। क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो इसकी त्वचा होती है, ईयर पिना की जो त्वचा होती है, तो स्किन पोजेस हेयर्स। आपने देखा होगा कि स्पेशली इस एज में तो नहीं, लेकिन जब इंसान 40-50 को क्रॉस करता है, स्पेशली मेल्स में, आपने देखा होगा कि कान के ऊपर भी बाल बहुत आते हैं। अगर आप अभी भी देखो ना, तो ध्यान से देखोगे तो आपके कान के ऊपर हल्के हल्के हेयर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमारे कान का जो स्किन है, जो ईयर पिना का स्किन है, दैट पोजेस हेयर्स, दैट पोजेस हेयर्स। तो एक बात ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, क्या हम अपने ईयर पिना को हिला सकते हैं, तो नो, ह्यूमंस कैनॉट मूव हिज पिना, ह्यूमंस कैनॉट मूव हिज पिना। अब आप कहोगे सर मैं हिला लेता हूं, बेटा कभी नहीं हिला पाओगे बिना अपने एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल किए। कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा हल्का हल्का पुश कर लेते हैं, तो बेटा वो आपका ईयर पिना नहीं हिल रहा होता, ये जो ईयर है वो बाकी स्कल से कार्टिलेज से कनेक्टेड है, तो कार्टिलेज में इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे लचीलापन दिखाता है, तो आप कहते हो कि मैं अपने कान को हिला रहा हूं, लेकिन बेटा ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपका कान हिल रहा होता है, वो कार्टिलेज जरा सी शिरकन कर रही होती है, ठीक है ना। वैसे तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप कभी मैं जब स्टूडियो में रहूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इवन आई कैन मूव माई ईयर पिना टू अ बिट लेवल, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कान हिला रहा हूं। वो क्या है, हमारे कार्टिलेज थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं तो हमें लगता है कान हिल रहा है। लेकिन अगर आप हाथी को देखो तो हाथी बेटा पूरा कान हिलाता है। तो मैंने बात की ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस कैन नॉट मूव हिज और हर ईयर पिना। हम अपने ईयर पिना को हिला नहीं पाते खुद से, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप अपने कान के इस वाले सेक्शन को देखो, ध्यान से देखिएगा, आवाज मुझे उम्मीद है आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए देखना पड़ेगा। अगर आप कान के इस वाले सेक्शन को देख रहे हो, मेरी तरफ ध्यान देना, अगर आप कान के इस वाले सेक्शन को देख रहे हो तो देखो ये बहुत ही नॉर्मल और कोमल होता है। यहां भी देखोगे तो कुछ खास हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हार्ड हो रहा होता है। ये भी सॉफ्ट है। तभी जितने भी ये एजेस हैं, जो परिधि में ये सारी चीजें होती है, उसमें देखना औरतें क्या करती हैं, पियर्सिंग्स कराते हैं। यहां तक पियर्सिंग करा लेते हैं, ऊपर साइड में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम अंदर तक जाके करवा लिया, ठीक है ना। मतलब ईयर पिना सॉफ्ट है, इसीलिए पियर्सिंग्स भी इसमें ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे आप थोड़े से अंदर की तरफ जाओ तो वो हार्ड होने लगता है। जैसे थोड़ा इस रीजन में आओ, अंदर वाले रीजन में, तो यहां वो हार्ड होने लगता है। तो ईयर पिना का जो हार्ड वाला रीजन है, जो कनाल के अंदर, जो अंदर नली के तरफ घूम रहा होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्की। तो उसे आप क्या लिखोगे, लिखेंगे पिना कवर्स। पिना जो है हमारा, जो बाहर का जो पिना है, पिना कवर्स सम पार्ट ऑफ ईयर कैनाल। जो अंदर, जो नली अंदर ऐसे एक नली जा रही है, कैनाल जा रही है, उसका कुछ हिस्सा हमारा ईयर कैनाल भी लेके रखता है, उसका नाम है कॉन्की। तो पिना कवर सम पार्ट ऑफ क्या, सम पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, सम पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर नहीं कहेंगे, ईयर कैनाल भी एक्सटर्नल ईयर में ही आता है, तो इंटरनल ईयर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो पिना कवर्स सम पार्ट ऑफ ईयर कैनाल, सम पार्ट ऑफ ईयर कैनाल कॉल्ड कॉन्की, CHONCHAE। याद रखना कि ईयर कैनाल और ईयर पिना के बीच जो जंक्शन है, जो कि यहां पे आपको दिखता है, उसका नाम क्या है, कॉन्की। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट इज द नेम गिवन टू द जंक्शन ऑफ ईयर पिना एंड ईयर कैनाल, तो आपका जवाब क्या होगा, कॉन्की। क्लियर है, जो थोड़ा हार्ड होता है। अगला सवाल कह रहा हूं, अगला टॉपिक ईयर कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे, अभी तक कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। मेरे पास बताने को इतनी सारी चीजें हैं ना कि आप सुनते सुनते थक जाओगे और मजा भी उतना ही आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे क्लास में एकदम शांति से बैठे रहें और शांति से सुनते रहें। इतनी चीजें बता दूंगा ना कि दिल मन सब कुछ भर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थकोगे नहीं कुछ नई चीजें सीखने के लिए। अब थोड़ी देर पहले श्रीनाथ महातो जी ने एक
कुलदीप गुप्ता कह रहे हैं सर इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे बनाए बेटा, टाइम पे खाना पीना खाओ, सब बढ़िया है और क्या। हरीश अधिकारी सर मैं आईटीबीपी में कांस्टेबल हूँ, मुझे क्या केपीआई छूट होगी? बेटा एकदम छूट होगी, क्यों नहीं होगी सर। साउंड मेम्ब्रेन के टकराने के बाद हम रिसीव करते हैं ना, ऑब्वियस बात है, जब वो जाके ईयर ड्रम से टकराएगा तभी हम रिसीव करते हैं बेटा। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, वानी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी बताऊंगा, टेंशन एकदम मत लें, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़े बेटा, बस आप लोग बस हमारा इतना साथ दो कि सेशन को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, काफी है। जितने बच्चे जुड़े हैं अगर उनका एक लाइक और एक शेयर भी हुआ तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा तोहफा होगा हमारे हर एक सेशन में। देखो मैं कमी थोड़ा सा भी नहीं रखता, 1% भी अगर मैं अपने तरफ से कोई कमी रखूं तो बताओ। अगर मेरे तरफ से कोई भी कमी हो रही है तो आप मुझे बताइए, मैं खुद आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए राजी हूं, खड़ा हूं, ठीक है ना। लेकिन जब ईमानदारी हमारे तरफ से है तो बेटा आपकी तरफ से भी थोड़ी ईमानदारी दिखनी चाहिए, बस एक तोहफा, ठीक है ना। फ्री यूट्यूब सेशंस दे रहा हूं एज ऑफ नाउ, पहले सारी ही पेड थी, अब भी जितने ही बैचेस आने वाले वो पेड में आएंगे, लेकिन फिर भी जितना इंफॉर्मेशन वाईटी पे मैं दे रहा हूं क्या वो अवेलेबल है ऑन यूट्यूब? आप बताइए कि कोई भी एकेडमी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साइंस के रिस्पेक्ट में इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रही है? तो मैं कहता हूं बेटा सेशन छोड़ के उस सेशन को देखा करो। लेकिन अगर इस सेशन में मैं आपको उतना दे रहा हूं तो कंपेयर कीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट बोल दीजिए मेरी कही हुई बातों को, कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करने के बाद बताइए कि क्या इतनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। चलिए बात करेंगे ईयर कनाल के बारे में। तो श्रीनाथ महतो ने थोड़ी देर पहला कहा था कि सर क्या नाम है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। बेटा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो है वो इसका नाम नहीं था, हमारे ईयर पिना का नाम नहीं था, ईयर पिना का नहीं, ईयर कनाल का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ध्यान रखिएगा। तो ईयर कनाल का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनने के लिए, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, और मीएटस का मतलब होता है तंत्र, ऑर्गन। एक ये तंत्री है ना, ये ऑर्गन ही है ना। ईयर कनाल एक पार्ट है हमारे पूरे कान का जो क्या करता है, ध्वनि तरंगों को अपने अंदर से पास करा के कहां पहुंचाता है, ईयर ड्रम के पास। क्लियर है? इसीलिए ईयर कनाल को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस भी कहते हैं। अब इसकी लंबाई पूछेगा, चूंकि एक कनाल है तो हर कनाल की अपनी एक लंबाई होती है, तो जी हाँ इसकी भी अपनी एक लंबाई है, और वो कितनी है वो भी देख लें आप। बेटा ये जो ईयर कनाल होती है वो ऑन एन एवरेज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, which is expanded, जो कि फैलती है कहां से, expanded from the base of pinna, from the base of pinna। अब आप कहोगे सर हमें तो लगता है बीचों बीच है पिना के। बेटा ध्यान से देखो ना, आप अपने कान को मोड़ के देख लो, ये नीचे वाले पोर्शन से ही आपका ईयर कनाल स्टार्ट होता है, और कान का मैक्सिमम भाग सब ऊपर है। जो कान का ईयर कनाल है वो ठीक आपके ईयर पिना के बेस में लोकेटेड है, ना कि ऊपर की तरफ। इसीलिए हम कहते हैं कि ईयर कनाल जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि हमारे ईयर पिना के बेस से प्रारंभ होता है और अंदर की ओर जाता है। तो इट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग विच इज एक्सपेंडेड फ्रॉम द बेस टू इनर साइड, टू इनर साइड। अब ईयर कनाल के बारे में अगर कुछ बातें करें तो मैं आपको बता दूं कि स्तनधारियों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, ये अंशुमन ठाकुर कह रहे हैं कि सर व्हाट इज हेलिक्स एंड व्हाट इज एंटी हेलिक्स। बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर और एंटी हेलिकल स्ट्रक्चर आप समझ लो ना, कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो ये हेलिकल हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी हेलिकल हो गया, उल्टा, ठीक है ना। तो आप अगर अपने कान को देखो तो आपके जो ईयर पॉड्स भी बनाए होते हैं वो कैसे बनाए होते हैं, हेलिकल बनाए हुए होते हैं, ताकि आप देखना कि कभी भी राइट वाला ईयरबड आपके लेफ्ट वाले ईयरबड में लगेगा, नहीं लगेगा। लेफ्ट वाला ईयरबड अगर आप राइट में लगाओगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, दर्द होने लगेगा कान। इसका मतलब कि जो खांचे हैं हमारे, जो कॉन्की के बारे में बात कर रहा हूं, वो कॉन्की में ही आप ईयरबड को फंसाते हो। तो वो जो कॉन्की है वो एक तरफ हेलिकल है और एक तरफ एंटी हेलिकल है। क्लियर हो रहा है? तो जैसे कि मैंने बताया किसके बारे में, कि स्तनधारियों के अलावा अगर हम बात करें, तो ईयर कनाल जो है वो पुअरली डेवलप्ड है। किसमें? अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, चाहे आप सरीसृप में देखो या पक्षियों में देखो। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव लेस डेवलप्ड ईयर कनाल। ऐसा नहीं होता कि उनमें होता नहीं है, लेकिन बहुत ही लेस डेवलप्ड, हैज लेस डेवलप्ड ईयर कनाल।
मतलब स्तनधारियों के अलावा अगर हम ठीक अपने पीछे की प्रजातियों को देखें, क्योंकि पक्षियां ही डेवलप करके स्तनधारी बने हैं और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स ही डेवलप होके क्या बने हैं, पक्षी बने हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव लेस डेवलप्ड ईयर कैनाल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो हमारे पक्षियों में और हमारे सरीसृपों में क्या है, हमारी जो कान है वो कम डेवलप्ड है, ठीक है ना। अब अगर ईयर कैनाल का आखिरी हिस्सा हम देखें तो एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल, एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल, एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल, इस तरफ क्या है, स्टार्टिंग में कॉन्की है, उस तरफ क्या है, तो एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल एक फैली हुई यानी अस्ट्रेच्ड, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, अस्ट्रेच्ड यानी फैली हुई, थिन मतलब पतली, और ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी, थिन ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी, ऑब्लिकली प्लेस्ड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ऑब्लिकली प्लेस्ड मेम्ब्रेन यानी झिल्ली जैसी कोई एक पदार्थ प्रेजेंट है, कहां, जहां कान का कनाल खत्म होता है वैसे ही एक टेढ़ा झिल्ली जो कि फैला हुआ है, जो खींच के फैलाया गया है, वो काफी पतला है और टेढ़े टेढ़े पोजीशन में रखा हुआ है, वो लोकेटेड है। तो एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल स्ट्रेच्ड थिन ऑब्लिकली प्लेस्ड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, झिल्ली एक उपस्थित है। और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बताएगा उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए कि उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं। अगर हम कान के एक साइड को देखें और कान के दूसरे तरफ देखें तो कान का बाहरी वाला हिस्सा तो क्या है, एक्सटर्नल पिना और ईयर कनाल। तो ईयर कनाल और एक्सटर्नल पिना के बीच में कॉन्की है, और दूसरे तरफ क्या है, तो एक पतला खिंचा हुआ और क्या है, झिल्ली जैसा दिखने वाला एक सब्सटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। अमन नामदेव, केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा और बायो भी मैं पढ़ाऊंगा। अभिषेक झा जी, कहां क्लियर है कहां नहीं क्लियर है, जल्दी से पूछिए। हाँ, सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यस, तो अंशुमन ठाकुर जी को उनका जवाब मिल गया, प्रीति जी को मिल गया। What is the name of muscle present in ear pinna? क्षितिज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, शायद आप क्लास फॉलो नहीं कर रहे हो, ध्यान से देखिए। मैंने जो मसल बताया है वो आपके दूसरे ही शीट में बताया था। जो मसल है हमारे कान से रिलेटेड, तो वो जो हमारी छोटी हड्डी है स्टेप्स, उससे जुड़ी हुई जो मसल है उसको मैंने बताया था, उसे हम क्या कहते हैं, स्टपीडियस मसल, स्टपीडियस मसल। तो कान में हमारे 3 हड्डियां हैं, तीनों के पास अपना अपना मसल है। तो कान में से सबसे कान की छोटी हड्डी जो है स्टेप्स से जुड़ी हुई मसल का नाम स्टपीडियस मसल है, और वो हमारे शरीर का सबसे छोटा मसल है। क्लियर है बच्चे? आगे देखिए, जिसको जहां भी दिक्कत है पूछते रहना है। एक बार मैं फिगर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर ईयर ड्रम मेम्ब्रेन, बेटा ईयर ड्रम मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम कह सकते हो, ईयर ड्रम कह सकते हो, ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम का एक और नाम है। चलिए, बहुत बच्चों ने जवाब दिया है ईयर ड्रम, बेटा आपका जवाब एकदम सही है। ईयर ड्रम का कोई और नाम, an obliquely placed membrane is present, it is called ear drum, कान का पर्दा, it is called ear drum, ठीक है ना। और बेटा ईयर ड्रम का दूसरा नाम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अदर नेम ऑफ ईयर ड्रम इज tympanic membrane, अदर नेम ऑफ ear drum, other name of ear drum is tympanic membrane, ध्यान रखिएगा, TYMPANIC, tympanic membrane। क्लियर है? अब अगर आप पूछोगे कि सर इसका क्या काम है, तो बेटा इसके बहुत सारे काम है, पहले ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का या ईयर ड्रम का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सबसे पहला काम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, अगर इसके बारे में हम देखें तो बेटा ये क्या करता है, हमारे बीच वाले कान और हमारे अंतः कान के बीच में विभाजन प्रस्तुत करता है। मतलब ये कहां बिलोंग कर रहा है, हमारे इंटरनल ईयर में, मतलब इनर ईयर में। तो याद रखना ये हमारे कहां बिलोंग कर रहा है, ईयर कनाल। देखो एक बार मैं तस्वीर बनाऊं तो ज्यादा बेहतर है। ये आपके समझ लो कान हो गए बाहर वाले, ठीक है ना, और ये यहां से समझ लो अंदर ऐसे कनाल जा रहा है। मैं पूरा बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी डमी बना रहा हूं। तो ये तो समझ लो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सटर्नल पिना, ये डमी बना रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है ध्यान से।
एक्सटर्नल पिना, और ये क्या है हमारा ईयर कैनाल, ठीक है ना। तो इस पोर्शन पे मैंने क्या बताया, हार्ड जो सब्सटेंस प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्की, CHONCHAE। और ये जो ईयर कनाल था कितना सेंटीमीटर लंबा था, 2.5 सेंटीमीटर लंबा था, और इसके ठीक एक कोने पे टेढ़ा ऐसा एक झिल्ली है, ऐसा झिल्ली है जो खिंचा हुआ है और पतला है और टेढ़े तरीके से रखा हुआ है, इसी का नाम है ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसीलिए डॉक्टर या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं कि कभी कान में कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बाहर का इन्फेक्शन अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ने लगा, या साथ ही साथ जो हमारे ईयर कनाल के अंदर जो सेरुमिनस ग्लैंड है जो ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं, उनके साथ मिलके अगर उसी में इन्फेक्शन हो गया तो हमारे कान का पर्दा खराब हो सकता है या उसमें छेद हो सकता है। तो उससे होगा क्या, जो भी साउंड वेव जाएंगे उसको हिलाने के बजाय उससे पास कर जाएंगे, तो आपको सुनाई ही नहीं देगा बेटा, क्योंकि तब वेव्स आएंगे और आर पार हो जाएंगे। तो वेव्स जब आके इससे टकराते हैं तो ये झिल्ली फड़फड़ाती है, जिससे तुरंत हमारे ईयर ऑसिकल्स लेते हैं और सीएनएस तक पहुंचाते हैं। ब्रेन समझता है कि हमने क्या सुना, तभी आप पहचान पाते हो कि कुत्ते ने भौंका, गाड़ी ने हॉर्न मारा या मम्मी ने चिल्लाए। समझ में आया नहीं आया? तो यार देखो, एक एक करके समझोगे ना मजा आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये जो है किसको अलग अलग कर रहा है, तो एक तरफ ईयर कनाल है और दूसरे तरफ क्या होगा, दूसरे तरफ ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, इंटरनल ईयर होगा। हाँ या ना, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम डज व्हाट, इट सेपरेट्स ईयर कनाल, इट सेपरेट्स ईयर कनाल विथ इंटरनल ईयर। ईयर कनाल इंटरनल नहीं, मिडिल ईयर। मध्य कान और ईयर कनाल के बीच जो डिफरेंस, जो बाउंड्री बनता है वो कौन है, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बच्चे मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, बताइए। ईयर कनाल विथ मिडिल ईयर। अब जल्दी से बताओ, आर यू लविंग द सेशन, यस और नॉट? बेटा एक बार जल्दी आप लोग के कमेंट की तरफ भी देखा जाए। हाँ, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर नहीं पवन, ये हमारे ईयर कनाल और मिड, यहां मैंने इंटरनल ईयर लिख दिया ना, ये मिडिल ईयर होगा, ये इंटरनल ईयर नहीं है, ये क्या होगा, हमारा मिडिल ईयर है। अभी मिडिल ईयर कैसा है उसके बारे में भी आपको देखना है। मैंने क्या कहा, ये डमी मैंने बनाया है, अच्छे से मैं पूरा फिगर बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये है आपका मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर और ईयर कनाल के बीच कौन है, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम क्या कह सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स ईयर कनाल विथ मिडिल ईयर। क्लियर है बच्चे? अब ध्यान से देखिए, आपको पहले डायग्राम बना के समझा दूं क्या, कैसे हमारा कान पूरा है अंदर तक बना हुआ, जल्दी से बताइए। पहले डायग्राम बना लिया जाए कि अभी और बातें कर लिया जाए पहले ईयर कनाल के बारे में? ईयर कनाल में अभी ग्लैंड्स के बारे में बताना है। ग्लैंड्स बता दूं या डायग्राम बना दूं, कोई एक काम ही होगा, बिकॉज 9 मिनट ही बच रहे हैं। चलो, कान के स्ट्रक्चर के बारे में कल एक बार बढ़िया से बना के देखा जाएगा, क्योंकि कम समय में तस्वीर ढंग से बन नहीं पाती, ठीक है ना। थोड़ा आप समझ रहे हो कि घर से इस पेन से बनाना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी तरफ देख के और मैं पेन टैप पर बनाता हूं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। स्टूडियो में वो चीज़ नहीं होती, बट फिर भी ऑल द टीचर्स इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपना मुंह या मिट्ठू हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे टीचर्स को इंडिविजुअली तकलीफ हो रही है, बट फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे दूर हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए, हम नहीं चाहते कि उनकी तैयारी रुक जाए। इसलिए लगातार हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आप सबको वो सारी चीज़ें जिनकी आपको बेशक ज़रूरत है अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको मिलता रहे। तो ध्यान से देखिए, मैं इसके और रिलेटेड जो बातें हैं उसको मैं एक बार कर लेता हूँ। ईयर कनाल के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना। तो ईयर कनाल के कोने पे है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे ईयर कनाल और मध्य कान के बीच क्या है, एक बाउंड्री है। क्लियर है बच्चे? हाँ, आज ग्लैंड्स बता देते हैं, कल मैं डायग्राम बना दूंगा। वानी, प्रीति, सपना, पवन, फाड़ू, मजा आ रहा है? चलिए, थैंक यू गाइस, फाड़ू मजा आ रहा है। बट आई डोंट नो कि यहाँ डिफेंस पे यार बहुत कम बच्चे हैं, या तो यहाँ पे बहुत उतने ही बच्चे आते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, और जो आओ सनम जाओ सनम वाले हैं वो चल आते हैं और जाते हैं, कोई नहीं। बट मतलब सबसे अच्छी बात जो लगती है ना आपके डिफेंस अड्डा पे, वो ये है कि यहाँ पे अगर
20-25 बच्चे अगर हैं तो वो पूरे सेशन 1 घंटे बैठ के आराम से देखते हैं। मैं नाम भी लेना चाहूंगा कुछ लोगों के, जैसे वेद प्रकाश, अभी कुछ दिन से अभिषेक कुमार और श्रीनाथ महतो भी हमारे हर क्लास में रहते हैं, वानी हो गए, पवन हो गए, शमा हो गई, अनिल बाघेल जी भी आते हैं, कुमार अभी भी आते हैं, अभिषेक कुमार हो गए, पवन कुमार जी हो गए, शमा, प्रीति हो गई, ये क्षितिज अभी कुछ दिनों से आ रहे हैं, अंशुमन ठाकुर तो अभी नए नए हैं, मोनू जांगड़ा आते हैं, है ना, क्षितिज गुरुंग भी आ रहे हैं अभी लगातार। तो these guys I have taken the name, but yes, you all are some of the guys who come regularly and this is what I love the most. बेटा रेगुलर अगर प्रैक्टिस बना रहेगा ना तो एक दिन आप खुद देखोगे कि आप मेरी तरह अपने अगल बगल के बच्चों को भी समझा रहे हो। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। कभी भी अगर आप किसी चीज को पाने के लिए पढ़ोगे तो वो कभी नहीं होता, वो अचानक से हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। वरना कभी रस्सी अगर ये सोच के आता कि आज मैं कुएं पे निशान बना ही दूंगा तो बेटा उससे कभी नहीं बनना था, एक दिन में ट्राई करेगा तो वो टूट ही जाएगा। लेकिन महीनों यूज होते होते आप देखना वो सिल, वो जो कुएं के चारों तरफ जो सीमेंट का ये बना होता है घेरा, वो तक घिस जाता है एक रस्सी से, और वो रस्सी उतनी ही पतली थोड़ी सी घिसी होती है और वहां सिल पूरा घिस जाता है। तो वही वाली बात है, विद द पेस ऑफ टाइम यू गेट टू नो मेनी थिंग्स। सो इट्स वंडरफुल टू सी यू गाइज एवरी डे एंड दैट्स ऑल। अभिषेक जा सर बायो पढ़ा रहे हो इसलिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाओगे तब ज्यादा हो जाएंगे। बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज कि एक एक करके ना, अब ऐसा नहीं ना कि अब 2 दिन मैं बायो पढ़ाऊं, 2 दिन मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, 2 दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप कहो तो फिर अगले वीक से मैं ये केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चलिए बात कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो विद इन ईयर कनाल, हमारे कान के कनाल में विद इन ईयर कनाल सीबेशियस ग्लैंड, ध्यान से स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, सीबेशियस ग्लैंड्स and modified sudoriferous, sebaceous gland and modified sudoriferous glands are present। कान के अंदर ये 2 ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, which are called ceruminous glands। तो हमारे कान के कनाल के अंदर कौन सी ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, सेरुमिनस ग्लैंड। ये किससे बनी होती हैं, तो सीबेशियस ग्लैंड जो सिबम सिक्रीट करती हैं और सुडोरिफेरस ग्लैंड्स जो सेरुमेन सिक्रीट करती हैं। तो मैं बताऊं इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स कहते हैं। और ये सेरुमिनस ग्लैंड जो सिक्रीट करती है यानी स्राव करती है, उसी को हम कहते हैं सिक्रीट यानी स्राव हिंदी में, इसी को हम क्या कहते हैं, ईयर वैक्स। कान का जो मैल निकलता है ना, ईयर वैक्स, वो और कुछ नहीं सेरुमेन के नाम से जाना जाता है, CERUMEN। क्लियर है। तो हमारे ईयर कनाल के अंदर सेरुमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं। अगर इससे इसका फंक्शन आपको पूछ दे कि सर क्या ईयर वैक्स का निकलना जरूरी है, बेटा बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने या उस ऊपर वाले ने ऐसे ही आपके शरीर की गठन कर दी है, उन्होंने आपके शरीर का गठन कुछ इस तरीके से किया है कि आपके जिंदगी में होने वाले हर एक काम को ढंग से और अच्छे से अंजाम दिया जाए, ठीक है ना। तो आपके इस कान के कनाल में, ईयर कनाल में जो ये सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं जो ईयर वैक्स सिक्रीट कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो ध्यान से देखिए। इट मॉइसन्स यानी हमेशा गीला रखता है, किसको, इट मॉइसन्स द ईयर ड्रम, हमारे कान के पर्दे को यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हमेशा ये गीला रखता है। एंड प्रोटेक्ट्स इट, और साथ ही साथ इसे सुरक्षित भी रखता है। अगर हमारे कानों में हमेशा थोड़ा बहुत ये सेरुमेन ना रहे तो आप समझ सकते हो कि कभी तेज से बगल से कोई डीजे बजता हुआ जा रहा है, दुम दुम दुम, तो वो हो क्या सकता है कि वो साउंड वेव जाके सीधे आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़े तो उसमें छेद आ सकती है, या उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा फैल जाए, कुछ दिक्कत आ सकती है। या फिर आपके कान में, आप जानते हो ना कि कभी कभी कान के सामने बम फटता है तो क्या होता है, कुछ सुनाई नहीं देता, यस और नो। वो चीज अगर ऑल ऑफ अ सडन कभी हो गई या हमेशा होती रही तो कान का पर्दा फट जाएगा।
तो ये कान का पर्दा सुरक्षित किससे रहता है? तो उसके आपके कनाल के अंदर ये जो सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं वो सेरुमिन सिक्रीट करके रखते हैं, जिससे कोई भी साउंड वेव्स डायरेक्टली हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे नहीं पड़ता, और वो थोड़ा सा गीला भी होता है। तो उससे क्या होता है, कान का पर्दा भी हमारा गीला रहता है, जिससे अब कोई भी चीज सूखा रहेगा तो वो जल्दी टूटता है, आपको पता है, गीला रहेगा तो थोड़ा फैलेगा भी, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है भी। तो वो गीला रख के और साथ ही साथ बाहर से आने वाली जो हार्ड साउंड वेव्स हैं जिसका डेसिबल हाई है, उससे आपके कान के पर्दे को बचाए रखता है। बेटा आज के सेशन में कान के लिए इतना ही। अब जल्दी से बता दे हाउ वाज द सेशन, ठीक है, जल्दी से बता दो हाउ वाज द सेशन बच्चों, क्लियर है? हाँ, एक्सटर्नल पार्टिकल को अंदर नहीं जाते देने, क्योंकि हमारे सेरुमिनस ग्लैंड्स है ना। अब जैसे आप कान कान में ऐसे ऐसे करने के लिए आपने कुछ उठा ही लिया, अब जबरदस्ती आप बाई फोर्स अगर डाल रहे हो तो वो जाएगा ही ना, सेरुमेन भी उसे नहीं रोक पाएगा। तो सेरुमेन का काम होता है बेसिकली साउंड वेव्स, हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स को रोकना, और साथ ही साथ आपके ईयर कैनाल को और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को गीला बनाए रखना। ये दो मेजर काम है, ठीक है बेटा। ईयर में किसी प्रॉब्लम से पेन होता है बेटा, जब सेरुमेन भी कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए ना, सेरुमेन भी अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए तो उससे भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ईयर कैनाल जितना बाहर है बड़ा है उतना ही अंदर पतला होता जाता है, समझ आ रहा है? तो वो हार्ड हो जाने से कभी कभी दर्द हो जाता है, और कभी कभी अगर गंदी इन्फेक्टिव फ्लूइड अगर जम जाए बाहर के, अगर डस्ट पार्टिकल वाले किसी पार्टिकल से आपने कान वान खोद लिया तो उससे भी दिक्कत होती है। हाँ बेटा, ईयर सर्जरी होती है, कौन कहता है नहीं होती, एकदम होती है। ऐसे नहीं कि बाहर से काट के होती है, वो हम मुंह के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ईयर नोज और टंग का कनेक्शन एक ही है, इसीलिए ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होता है वो एक ही बंदा होता है, ठीक है ना। बबीता घोष जी, एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू ऑल। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को अगर मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे ऑफिशियल फेसबुक आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया आप फेसबुक आईडी, ऑफिशियल फेसबुक आईडी मैंने आपको बता रखा था शायद, हाँ या ना, जल्दी से बता दे बच्चे। अपनी ऑफिशियल फेसबुक आईडी और टेलीग्राम का पेज मैंने आप सभी को बता रखा है कि नहीं बता रखा है? अभिषेक कुमार सर, क्वेश्चंस होते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस है वो रॉड सेल से कारण होता है। यस यस, वेरी नाइस सेशन। रॉड रोडोप्सिन, कोन्स आयोडोप्सिन, जो ईयर से लिक्विड निकलता है बेटा वो इन्फेक्टेड लिक्विड होता है। सीबम में ना जब इन्फेक्शन फैल जाए तो फिर वो इंटरनल जो स्टिकी फ्लूइड और थोड़ा सा ओडरलेस फ्लूइड निकलता है वो बेकार है। जल्दी बताओ बच्चे, देखो ऑफिशियल मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कोई भी जो नोटिफिकेशन है ना वो आप लोग मिस ना कर पाए। फेसबुक आईडी आप इस नाम से सर्च कर सकते हो, और टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के लिए आप इस पे जुड़ सकते हो, ठीक है ना। और जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पे लिंक होगी, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा इस पेज पे एक्यू एडू क्लास के नाम से, वो भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक और ज्वाइन ऑन माय फेसबुक आईडी, दैट विल बी ऑल। चलिए इसी के साथ आज का सेशन, आप सभी के रिस्पॉन्सेज भी मुझे मिले एंड इट वाज वंडरफुल। प्रीति यादव, मैंने वही बताया, ठीक है ना, इट विल बी कोन सेल्स नॉट रॉड सेल्स। कलर कोन सेल्स पहचानते हैं तो वो कोन की वजह से होगा, मैंने रॉड नहीं बताया, मैंने बोला रॉड रोडोप्सिन और कोन आयोडोप्सिन, मैंने वो बताया था। क्लियर है? ओके गाइज, जय हिंद, जय भारत, प्यारे वाला, प्रीति, दीपक, कुलदीप, वेद प्रकाश। चलिए मैं विदा लेता हूं आप सभी से। इसी के साथ आज का सेशन आई होप आप सबके लिए बेहतरीन और बढ़िया रहा होगा। चलिए नमस्कार।